पधारे और हमारे तमाम सवाल आपके लिए होंगे। उम्मीद है कि बड़ी बेबाकी से आप जवाब देंगे। थैंक यू। चलिए, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि राज्य के खिलाड़ियों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आपने काफी काम किया भी है, लेकिन क्या प्रदेश के खिलाड़ी जिस तरह से देश में दुनिया में नाम बना रहे हैं, उस लिहाज से हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, खिलाड़ियों के लिहाज से, खेलों के लिहाज से और गांव-गांव तक, क्योंकि हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो गांव में छिपी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और हमें इस बात का गर्व भी है कि हरियाणा के खिलाड़ी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ऐसा एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल। और हमने पिछले 11 साल में 800 करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पैसा खर्च किया है। और अभी पिछले 1 साल के इस कार्यकाल में 114 करोड़ रुपए देकर पीडब्ल्यूडी विभाग को इस प्रदेश के इंफ्रा को ठीक करने के लिए काम किया है। और जो आपका प्रश्न है कि गांव से प्रतिभा कैसे निखारी जाए, पूरे देश में एक ऐसी अनोखी और बेहतरीन पहल नायब सरकार की खेल नर्सरियों के माध्यम से गांव की प्रतिभा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देकर खेल नर्सरियों के माध्यम से 1500 से ज़्यादा खेल नर्सरियां, जिसमें 50,000 के करीब छात्र उसमें डेली प्रैक्टिस करते हैं। और आने वाले समय पर हमारा लक्ष्य है कि हर गांव में खेल नर्सरी देकर युवाओं को प्रतिभा को निखारने का काम नायब सिंह सैनी सरकार करेगी। खेल नर्सरियां बनाई जा रही हैं और एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि खेल नर्सरियां बनाकर एक बहुत बड़े तबके को खेलों से जोड़ा जा रहा है और नौनिहालों के लिए भी बहुत ही एक शानदार कदम इसे कहेंगे। लेकिन इसका पूरी तरह से लाभ मिले और खेल नर्सरियां चलाने वालों को भी कुछ लाभ मिले, क्या इसके लिए कोई मास्टर प्लान, कोई रोड मैप? एक इतनी ऐतिहासिक पहल खेलों के क्षेत्र में नायब सरकार की है कि हर खिलाड़ी को उसकी डाइट की चिंता और कोच की सैलरी की चिंता ये नायब सिंह सैनी की सरकार करती है। छात्रों के, कम उम्र के छात्रों के स्कॉलरशिप की चिंता ये नायब सिंह सैनी सरकार करती है। एक ऐसा ऐतिहासिक कदम जिसमें खेल के सिर्फ खिलाड़ी को खेलना है, नर्सरियों में जाके उसकी सारी खाने तक की चिंता और उसके प्रशिक्षण कैसा हो उसकी चिंता नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। इससे बढ़िया बेहतरीन खेल नीति शायद ही देश भर में कहीं है, जो प्रतिभा को गांव से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म देकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किस प्रकार कर सकें, हरियाणा का नाम रोशन कैसे कर सकें। हमें अपने खिलाड़ियों पर इसके लेकर गर्व भी है। जाहिर सी बात है कि ये प्रदेश की खेल नीति ही है कि बड़ी संख्या में खिलाड़ी हमारे प्रदेश से निकल कर आते हैं और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो सुबह से शाम हम प्रैक्टिस करते हुए देखते भी हैं कि चलिए वो प्रयास कर रहे हैं, भविष्य के खिलाड़ी होंगे। लेकिन प्रदेश से कुछ एक वीडियोज़ भी सामने आए थे, 2 ऐसे खिलाड़ी जिनके हादसे सामने आए और उन हादसों के बाद जाहिर सी बात है कि सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था। एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम सब के, हमने एक ऐसे युवा खिलाड़ियों को खोया जो देश में हमारा दुनिया में नाम रोशन करते। लेकिन वो जो मैदान था वो पंचायत विभाग का था और दूसरा शिक्षा विभाग का था। हमने इस बार ऐसी दुर्घटनाएं ना हो प्रदेश के अंदर, उस परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी की राहत को उससे आर्थिक मदद में मिली, लेकिन आने वाले समय पर इस प्रकार की घटनाएं ना हो, उसको लिए हमने पंचायत विभाग को, शिक्षा विभाग को ये लेटर लिखकर बोला है कि आप अपने खेल के जो मैदान है आप उसकी अंडरटेकिंग खेल विभाग को दीजिए कि उसका इंफ्रा कैसा है। और हमने इस प्रकार की घटनाएं ना हो, प्रदेश के स्टेडियम्स को भी ग्रेडिंग सिस्टम में बांटा है। ये A ग्रेड का है, B ग्रेड का है, C ग्रेड का है, D ग्रेड का, D को B C कैसे करें, C को B कैसे करें और B को A कैसे करें, और वो खेलने लायक हैं या नहीं है, उसको हम लगातार ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से कि ऐसे जहाँ खराब इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसमें खिलाड़ी ना खेलें, ऐसी इंस्ट्रक्शन हमने डिप्टी डायरेक्टर्स के माध्यम से हमने एक 2 जिलों पर एक डिप्टी डायरेक्टर को लगाया है, खुद मॉनिटरिंग करें। DSOs को निर्देश दिए हैं कि वो मॉनिटरिंग करें कि खेल के क्षेत्र में, और हमने अपने जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है कि हमें वो अपने खेल स्टेडियम्स की
हमें उस दिशा बताएं, हमको ठीक करने का काम करेंगे। और ये नायब शहरी सरकार खेलों के इंफ्रा से लेकर खिलाड़ियों की डाइट तक, कोच तक, और पहले किस प्रकार से खिलाड़ी के अगर चोटिल हो जाए तो अपना खेल छोड़ देता था। जी जी। अगर कोई मध्यम या गरीब परिवार का बच्चा अगर खेलता है, अगर वो चोटिल हो जाए तो खेल छोड़ देता था। लेकिन 20 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस करना, उसकी स्वास्थ्य की चिंता करना, नायब सिंह सैनी सरकार की जिम्मेदारी है। एक ऐसे हर क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम खेलों के क्षेत्र में किस प्रकार से उठाए जा सकते हैं, ये हरियाणा की खेल नीति के माध्यम से हरियाणा सरकार कर रही है। खेल नीति में ये एक बड़ा ही कदम है कि अगर कोई भी ऐसा खिलाड़ी है जो घायल हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसे मदद मिलती है। लेकिन अब हम बात करते हैं स्टेडियम्स की। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया था कि स्टेडियम बना दिए गए, नींव डाल दी गई, स्टेडियम बनकर तैयार हो गए, लेकिन रख रखाव का ख्याल नहीं रखा गया। क्या इस बात की जरूरत महसूस नहीं होती कि एक स्टेडियम बनने के बाद उसकी सिक्योरिटी, उसका रख रखाव बहुत जरूरी है? बिल्कुल 100% जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष के आरोप हैं, विपक्ष अपनी भूमिका आरोपों में निभाता है और मीडिया में भी बने रहने के लिए आरोप लगाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कंपेयर नहीं करते, लेकिन कुछ चीजें जनता जनार्दन के सामने तथ्य जाने चाहिए। वो इस बात का, मीडिया के बंधु हैं, आप पत्रकार हैं, आप इस बात का 10 साल में कांग्रेस का कार्यकाल, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा खर्च किया, और 10 साल के इस भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी सरकार के इस कार्यकाल को उठाकर देख लीजिए, 10 गुने से ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने वाली ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम ये कहते हैं कि कुछ सुधारीकरण की जो जरूरत है उसे करेंगे, आगे भी कोई जरूरत पड़ेगी तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो सुधारीकरण की जहां जरूरत होगी वो की जाएगी। बिल्कुल। चलिए, हमने खिलाड़ियों की बात की है, अब हम बात करते हैं युवाओं की। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर पूरे देश में चर्चा है। हरियाणा के लिहाज से कौन से बड़े कदम उठाए गए हैं या आने वाले समय में उठाए जाएंगे? अब तो बजट भी आने वाला है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें खेलों को लेकर भी 33% से ज्यादा की वृद्धि उन्होंने बजट में की है। स्टार्टअप्स हो, MSME हो, AI हो, हर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स में युवा सबसे आगे है। पहले 100 में स्टार्टअप्स हुआ करते थे पूरे देश भर में, आज लाखों में स्टार्टअप है। अकेले 10,000 के करीब स्टार्टअप्स हमारे हरियाणा में है, कई 100 के बराबर यूनिकॉर्न हरियाणा में है। और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से पहली बार मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसी नीति, ऐसा एक कदम युवाओं के क्षेत्र के लिए, युवाओं को स्किल्ड करने के लिए, युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार ने ड्यूल प्रशिक्षण सिस्टम चलाया है। ITIs को सीधा कंपनी के साथ जोड़ा है कि वो कंपनी जिस प्रकार का युवा चाहती है, मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां, वो हमारे ITI से तैयार होता है और सीधी नौकरी या उसको इंटर्नशिप के माध्यम से इंटर्नशिप करने के बाद फिर वो नौकरी पर जाता है। ये ऐसा दोहरी प्रणाली हमारी सरकार ने शुरू की है और लगातार स्टार्टअप्स के माध्यम से युवाओं को, चाहे उनको आर्थिक मदद देने की बात हो लोन के माध्यम से, पहले हरियाणा कहीं स्टार्टअप्स में था नहीं, 100 के करीब भी स्टार्टअप हो तो मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन आज 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स और हमारे हरियाणा के युवाओं के अलग अलग क्षेत्र में है। मैं ऐसा मानता हूं, और हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जहां हिंदुस्तान की पहली स्किल यूनिवर्सिटी खुली, जिससे ये पूरे देश भर में संदेश गया कि हरियाणा का युवा अब स्किल्ड की तरफ भी, और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रदेश का और जिस देश का युवा स्किल्ड होगा उसको विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए हरियाणा उस तरफ भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आपने भी कहा कि स्टार्टअप्स हों या MSMEs हों, उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्किल लेबर की आती है कि स्किल लेबर हो या फिर जो भी उनके वर्कर हो, उनके पास इतनी स्किल हो कि वो सीधा इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकें, उन्हें सिखाना ना पड़े। ऐसे में प्रदेश का जो युवा वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी पढ़ भी रहा है, क्या उन्हें स्किल डेवलपमेंट के ये जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके प्रति जागरूक किया जा रहा है या उनका रुझान बढ़ भी रहा है? समय समय पर हर प्रकार की जागरूकता स्किल डेवलपमेंट को लेकर ये सरकार कर रही है। समय पर उन्हें फ्री प्रशिक्षण से लेकर और उनकी नौकरी तक की चिंता ये सरकार कर रही है।
जो ट्रेनिंग पार्टनर्स आते हैं उनको इस प्रकार के ट्रेनिंग पार्टनर हो जिनका कनेक्शन सीधा कंपनी के साथ हो, सीधा कनेक्ट कंपनी के साथ हो, और वो सीधा उनको उस जो कंपनी को जो जिस प्रकार की स्किल्ड युवा की जरूरत है उस प्रकार से वो तैयार कर सके। और मैंने आपको बताया पहले भी, हमारी ITIs को पहला ऐसा उदाहरण है कि सीधा कंपनियों के साथ मारुति हो, जिंदल हो, और भी हमने लगातार PM साहब की जो स्कीम्स हैं, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने स्कीम चलाई हुई हैं, उनके साथ जोड़कर सीधा कंपनियों के साथ टाई अप कराकर कि डायरेक्ट ITIs से वो अपने स्किल्ड युवा ले सकें कंपनियां। तो ऐसा कुछ कंपनियां डायरेक्ट ITI वालों ने ले भी लिए। तो बड़ा ही सराहनीय कदम इसे कहा जा सकता है, जाहिर तौर पर अच्छा काम हो रहा है। चलिए एक बार फिर से हम खेलों का रुख कर देते हैं। एक बार फिर से प्रदेश की शान कहे जाते हैं प्रदेश के खिलाड़ी, बड़ी संख्या में खिलाड़ी हरियाणा से निकले हैं। अब कांग्रेस का ये कहना है कि एक ऐसा प्रदेश जहां इतने खिलाड़ी निकले हैं, पूरी दुनिया में लोहा मनवा दिया, कॉमनवेल्थ गेम्स का जब नाम आया तो हरियाणा का नाम क्यों नहीं आया? देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा, मेरा ऐसा मानना है कि वो बांटने की राजनीति करती आई है जी, तोड़ने की राजनीति करते आई है। भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है उसको भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता साकार करने में लगा हुआ है। पूरा भारत इसकी मेजबानी कर रहा है कॉमनवेल्थ की। और गुजरात में हो और दिल्ली में भी हुए थे कॉमनवेल्थ, कांग्रेस की सरकार थी, एक भी मैच हरियाणा में नहीं करा पाए वो। बिल्कुल। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, पूरे भारत के मां भारती को एक तरीके से देखते हैं। चलिए, एक तरीके से पूरे भारत को देखना चाहिए भी, एक बड़ा सही संदेश आपने दिया है। अब हम बात कर लेते हैं मिशन ओलंपिक 2036, इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं। क्या ऐसा कोई मिशन लेकर हम चल रहे हैं? जब भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि 70% से ज्यादा, जब भारत मेडल लेकर आता है, 70% से ज्यादा मेडलों पर कब्जा हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों का रहता है। एक प्रकार से खेलों का पावर हाउस हरियाणा है। और हमने मिशन ओलंपिक 2036 में 36 मेडल हरियाणा कैसे लेकर आए, उसको लेकर एक मुख्यमंत्री जी जरूर जल्दी उसकी लॉन्चिंग करेंगे। उसके लिए मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव जो स्कीम की तैयारी कर दी है, उसमें पहला प्रावधान 20 करोड़ रुपए का, उसमें टोटल खर्चा 800 करोड़ रुपए तक का आएगा। उसमें 10 या 12 से ज़्यादा सेंटर्स, एक्सीलेंस सेंटर्स बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में एक्सीलेंस सेंटर्स बनेंगे, स्पोर्ट्स साइंसेज के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंसेज के कैसे उनका स्पोर्ट्स साइंस के माध्यम से हो सकेगा, अंतर्राष्ट्रीय कोचेज किस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होंगे, ये सब सारी चीज़ हमने मिशन ओलंपिक 2036 की विजयी भव स्कीम में लेकर आए हैं। उसकी लॉन्चिंग जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ होगी और हमने जो लक्ष्य तय किया है कि 2036 में हरियाणा 36 मेडल कैसे लेकर आएगा, उसकी ओर तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि हरियाणा में कुछ बहुत ज्यादा प्रतियोगिताएं आप करवाने वाले हैं, क्या उसको लेकर किसी तरह कैलेंडर तैयार किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा सके? लगातार हरियाणा सरकार का खेल विभाग का अलग अलग टेंडर्स है, चाहे वो दंगल हो, खेल महाकुंभ हो, CM कप हो। मैं ऐसा मानता हूं कि 50,000 से ज़्यादा खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेते हैं, अलग अलग खेलों में। और खेलों के ऐसा प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों के लिए जिसको सम्मान भी है, प्रोत्साहन भी है, और 50,000 से लेकर 6 करोड़ तक की इनाम राशि यही हरियाणा सरकार देती है, यही नायब सैनी सरकार देती है। खेल नीति के माध्यम से, हर खेल कैलेंडर के माध्यम से खिलाड़ियों को अलग अलग लेवल पर खेलने का मौका हरियाणा सरकार देती है। हरियाणा की खेल नीति की चर्चा आपने भी की है और हमेशा बीजेपी तमाम मंचों से हरियाणा की खेल नीति की सराहना करती है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अन्य राज्यों में भी हरियाणा की खेल नीति की तुलना होती रही है। लेकिन विपक्ष का कुछ कहना है, उनका कहना है कि बीजेपी ने खेल नीति को कमजोर किया है, हमारे समय में ज्यादा मजबूत थी खेल नीति। मैं आपको पहले भी कर चुका हूँ, आप इस मामले में जानकार भी हैं, समझदार भी हैं और अच्छे से चीज़ों को जान भी सकती है। मैं 10 साल के उनके कांग्रेस विपक्ष के कार्यकाल को उठाकर वो देख ले, उन्होंने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च किया और कितना खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में किया, आर्थिक मदद में, और कितना उन्होंने नौकरी देने में किया है। ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेल नीति
विपक्ष ने मजबूत की कि भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी सरकार ने मजबूत की। इस सब का आकलन सरकारी तथ्यों के आधार पर है, हर प्लेटफॉर्म पर है। हम ये बता सकते हैं कि किस प्रकार का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, हमने क्या किया है, नौकरियां हमने कितनी दी हैं, उन्होंने कितनी दी थी, उन्होंने कितनी प्रोत्साहन राशि बांटी है, हमने कितनी युवाओं खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन बांटी है। ये सब चीज ऑन रिकॉर्ड हुई है, कभी भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, विपक्ष का ये भी कहना है कि हमने जिस तरह से नौकरियां दी, बीजेपी ने उसमें बदलाव कर दिया, कि नौकरियां देने का जो हमारा तरीका था उसमें हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रखे थे, लेकिन बीजेपी ने वो प्रोत्साहन नहीं दिया। वो 10 साल के अंदर, 10 साल के कार्यकाल में कुल 44 नौकरियां दे पाए खिलाड़ियों को, और हमने 10 साल में 231 नौकरियां खिलाड़ियों को, खेल विभाग के खिलाड़ियों को दी, ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक की। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए वो नौकरी में कितना प्रोत्साहित करते थे, हम कितना कर रहे हैं, कितने गुना हो गया। वो खुद इस बात का अंदाजा लगा लें, और आप भी लगा सकते हैं इस बात का अंदाजा कि कितने गुना नौकरियां उन्होंने दी हैं, कितनी हमने दी हैं। चलिए, तो ये रही बीजेपी की खेल नीति, और आपका भी दावा है, और लगातार ये कह भी सकते हैं कि खिलाड़ियों को नौकरियां पहले के मुकाबले ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं खेल नर्सरियों की। खेल नर्सरियों को लेकर बड़े अहम कदम हैं, उभरते खिलाड़ियों के लिए अहम कदम है, लेकिन ऐसे क्या कदम उठाए जाएं कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी खेल नर्सरियों की तरफ आए? अभी 1-2 हादसे हो गए, और खेल नर्सरियों के रखरखाव को लेकर या स्टेडियम्स के रखरखाव को लेकर भी सवाल उठे गए। क्या खिलाड़ियों में वो प्रोत्साहन नजर आता है? बिल्कुल, एक ऐतिहासिक पहल नायब सिंह सैनी सरकार की है। हमारा लक्ष्य है कि हम घर गांव में खेल नर्सरी पहुंचाएं, हर उस खिलाड़ी को एक नया प्लेटफॉर्म दें, उसकी हर प्रकार की चिंता खेल नर्सरियों के माध्यम से, उसके प्रशिक्षण की चिंता हो, कोचिज हो, डाइट हो, खेल के मैदान की हर चिंता ये नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। खेल नर्सरी मुझे लगता है कि भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक स्कीम है जिसमें आज आप सुबह सुबह जाइए हरियाणा के किसी कोने में, 50,000 से ज़्यादा खिलाड़ी उन खेल नर्सरियों में खेलता हुआ आपको सुबह सुबह दिखाई देगा। हमने उसको पारदर्शिता लाने के लिए, डिजिटल करने के लिए, उसकी अटेंडेंस डिजिटाइज करने का काम हमारा विभाग कर रहा है। उनकी किस प्रकार में पारदर्शिता लाई जाए, उनका सिलेक्शन प्रोसेस में किस प्रकार से पारदर्शिता लाई जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, खेल नर्सरियों का आपने जिक्र किया, और अभी आपने जिक्र किया था कि जो डाइट होगी खिलाड़ियों की वो भी सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। हम एक ऐसे देश में रहते हैं या एक ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, आज तक मिड डे मील को लेकर भी कई शिकायतें आती रही हैं देश भर से, ना केवल प्रदेश से। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, इसमें पारदर्शिता लाई जा सकती है? क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, भले ही वो सरकार के लेवल पर ना हो, लेकिन अधिकारी कर्मचारी लेवल पर भी सामने आता रहा है। नायब सिंह सैनी सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है जी। हमें जहां भी शिकायत मिलेगी, जिस पे भी कार्रवाई करनी होगी उस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, उस पर काम कर रही है। हम खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन चीज़ देने के लिए, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, बेहतरीन सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, और लगातार उसमें हम बदलाव करने हो या अच्छी व्यवस्थाएं देने के लिए हमने जो भी पॉलिसी लगानी हो उस पर काम कर रहे हैं, और हम करते भी हैं और करके दिखा भी रहे हैं धरातल पर, सिर्फ वादों में नहीं, हम धरातल पर लेकर आ रहे हैं। तो खिलाड़ियों के लिए खेल नर्सरियां बना दी गई हैं, स्टेडियम्स का रखरखाव होगा, खिलाड़ियों को सीधा अब डाइट भी मिलेगी। जाहिर सी बात है, सराहनीय कदम है। अब हम युवाओं की बात कर लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, बाकायदा इसको लेकर प्रयास भी किए गए, बड़ी संख्या में इससे जुड़े भी हैं युवा। लेकिन हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, इसमें आप हरियाणा का क्या योगदान देखते हैं? हम खेलों के क्षेत्र से शुरुआत करें। मिशन ओलंपिक 2036 की जो स्कीम है वो विकसित भारत का बहुत बड़ा संकल्प है जी। और युवाओं के लिए हरियाणा का युवा, चाहे वो स्टार्टअप्स में हो, एमएसएमई में हो, एआई के क्षेत्र में हो, विकसित भारत में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होगी तो वह हरियाणा प्रदेश के लोगों की होगी। किसान हो, जवान हो, नौजवान हो या खिलाड़ी हो या स्किल्ड युवा हो, इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका मैं ऐसा मानता हूं कि बदलते हुए भारत में और आत्मनिर्भर भारत में स्वदेशी का जो संकल्प लेकर चल रहे हैं उसमें सबसे अच्छी भूमिका हरियाणा के युवाओं की होगी। और बदलते हुए इस हरियाणा में जिस प्रकार से हमारे नायब सिंह सैनी जी का सपना है कि हरियाणा नशा मुक्त हो और खेल युक्त हो, उसकी तरफ भी लगातार हम जागरूक अभियान हो
और नशाओं से मुक्त रहने के लिए युवाओं को हर प्रकार की प्रेरणा देने का काम भी नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम कह सकते हैं कि चलिए नशा मुक्त होगा। जाहिर सी बात है, जब खेलों की तरफ रुझान होगा, शिक्षा की तरफ, स्किल की तरफ रुझान होगा, तो नशा मुक्ति के नए रास्ते खुलेंगे। इसके लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सियासी सवालों की जो आज तक आपने भी सुने होंगे, आजकल काफ़ी चर्चाओं में हैं। आप दिल्ली गए थे, केंद्रीय अध्यक्ष से, बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष से आपने मुलाकात की, नितिन नवीन से। एक तस्वीर उसको लेकर है कि आप तीनों मंत्री पहुंचे थे। कैसी रही मुलाकात, अगर आप बताना चाहें, क्या हुई बात? हमारे नेता हैं नितिन नवीन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना और शिष्टाचार भेंट करना, नेताओं से, बड़े नेताओं से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, उस पर काम करते हैं, आगे कैसे जाना है, आगे कैसे बढ़ना है। बड़े नेताओं से हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है, और हमें इस बात का गर्व भी है हम कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक लसी लोकतांत्रिक पार्टी जिसमें बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसलिए शिष्टाचार मुलाकात हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से की है। शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन जैसा कि खेल में होता है वैसे ही राजनीति में होता है, टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप तीनों एक साथ गए, ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना है, और भी लोग हो सकते हैं साथ, कोई तीन, कृष्णपाल गुर्जर जी भी हो सकते हैं, सब आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मजबूत करने में लगा हुआ है, और नायब सिंह सैनी जी के साथ मिलकर हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उसमें हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर नेता अपनी अपनी अलग अलग भूमिका में लगा हुआ है। बीजेपी की यही एक तस्वीर है, लेकिन बीजेपी की इस तस्वीर में पहले कभी विपक्ष ने ये गुटबाजी और या फिर ये तिगड़ी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अब ये तस्वीर आ गई तो जाहिर सी बात है, अब उन्हें मौका मिल गया है, उन्हें क्या कहेंगे? वो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में ये ज्यादा होता है, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। मैंने बोला आपको कि हर नेता अपना अपना काम कर रहा है, विधायक अपना कर रहे हैं, सांसद अपना कर रहे हैं, मंत्री अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी सरकार और नायब सिंह सैनी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनको अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, गरीब और मध्यम परिवार तक उसका लाभ कैसे पहुंचे, उस पर काम कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से हर नेता काम कर रहा है, कोई गुटबाजी नहीं है। कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन क्या तालमेल है? बहुत अच्छा है। कहते हैं कि गुरु और चेला में कभी, अमूमन एक कहावत जैसा आपने भी सुनी होगी, गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ रहता नहीं। वो अपना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने आपको बोला सारे मिनिस्टर्स अपना काम कर रहे हैं, और सबके साथ हमारा प्रेम बहुत अच्छा है। सबके साथ एक, मेरे से तो सारे लोग बड़े ही है, मैं तो बड़े के नाते सबका रिस्पेक्ट, सम्मान करता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हम अब बात कर लेते हैं विपक्ष की। राहुल गांधी हो या फिर हमारा प्रदेश का विपक्ष हो, इस बार वोट चोरी को उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। हालांकि देखिए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वोट प्रतिशत के लिहाज से इन्हें कोई खास नुकसान हम नहीं कह सकते, फायदा ही रहा है। ऐसे में ये वोट चोरी का मुद्दा उठाना, ईवीएम हैक करने का मुद्दा उठाना, फिर एसआईआर का मुद्दा उठाना, इन तमाम मुद्दों को विपक्ष की परिपक्वता के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग दोगली सोच रखते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, जब विधानसभा के पटल पर भी ये चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े पूरे हरियाणा प्रदेश में होर्डिंग लगाए थे, वोट चोर, गद्दी चोर। जब वोट की चर्चा हुई, यही वोट हिमाचल में चोरी नहीं होती है, यही वोट कर्नाटक में चोरी नहीं होती है, यही वोट तेलंगाना में चोरी नहीं होती है, और यही वोट मेवात में चोरी नहीं होती है जहां पर वो जीतते हैं। जहां पर वो जीतेंगे वहां वोट चोरी नहीं है, और जहां पर वो हारेंगे वहां वोट चोरी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव नहीं हारा उसके बाद, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ आरोप लगा के भागना, जनता जनार्दन को भ्रमित करना, भ्रम की राजनीति करना, ये कांग्रेस की नीति रही है। उस पर वो काम कर रहे हैं, और जनता जनार्दन ने उनको दिखा भी दिया है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी है जी, उसमें भी दिखा दिया, और नीचे प्रदेश के लोगों ने भी इस बार दिखा दिया कि झूठ और भ्रम से सरकारें नहीं चलती, झूठ भ्रम से राज अब सत्ता में नहीं आ सकते। जनता जनार्दन के हितों के लिए काम करना पड़ता है। यही कांग्रेस पार्टी के लोग अपने एक दूसरे नेताओं को हराने के लिए लगे हुए थे, वो इन सबको आपस में पता है। अच्छा देखिए, अभय चौटाला ये कहते हैं कि कांग्रेस जो थी वो बीजेपी की बी टीम थी, उन्होंने हारने वाले कैंडिडेट खड़े कर दिए। इस पर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है, इधर विपक्ष ही विपक्ष पर आरोप लगा रहा है। अब उनकी सोच है, वो किस पे आप आपस में तय कर लें।
कि कौन एक किसकी दूसरे पे बेटी? लड़े लगाते रहे। ये सत्ता पक्ष का काम नहीं, सत्ता पक्ष का काम है जनता जनार्दन तक योजनाएं पहुंचे, हर व्यक्ति को सरकार की सुविधाएं प्राप्त हो, हर व्यक्ति हरियाणा मजबूती से विकास की गति में और आगे बढ़े, ये सरकार का उद्देश्य है। और वो विपक्ष के लोग आपस में देखें कौन किसकी चोरी कर रहा है, कौन बी टीम है, ए टीम है, वो लोग तय करें। तो ये उन्हें ही तय करना है कि कौन ए टीम है कौन बी टीम है, लेकिन वो आरोप लगाते रहते हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हम बहुत से समीकरणों पे बात करते हैं, भले ही विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये हमारे एजेंडा है, हर देश के युवा का भी एजेंडा है। जाहिर सी बात है कि हर देश में युवा बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन जब टिकट वितरण होता है या वोट डालने का समय होता है, उस वक्त कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय मुद्दे भी आ जाते हैं, राजनीतिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण। इसे आप हरियाणा की राजनीति के लिहाज से कैसे देखते हैं? हरियाणा का समीकरण आपने देखा, हरियाणा की जनता नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करती है, नायब जी पर भरोसा करती है, उनकी योजनाओं को, उनके नेतृत्व को, उनके काम करने के तरीके को उन्होंने स्वीकारा है, इसलिए वो बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। समीकरण सारे कांग्रेस के लोग सपने लेकर सोच के सो रहे थे कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, लेकिन इसी हरियाणा की जनता जनार्दन ने उनको घर बिठाने का काम किया है। मुझे लगता है इसमें कोई समीकरण, कोई काम नहीं आया होगा उनका। अच्छा, देखिए, फिर सरकार बन गई, विपक्ष भी आ गया, और फिर नेता विपक्ष चुनने में काफी समय लगा। फिर जब नेता विपक्ष चुना गया तो सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया बीजेपी की तरफ से, बड़ा भव्य स्वागत हुआ। पहला ये मौका रहा, एक नया कह सकते हैं रिवाज भी आया कि नेता प्रतिपक्ष का बड़ा अच्छा स्वागत हुआ। उसके बाद वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, उसके बाद हंगामा ही हो गया। उसे कैसे देखते हैं? नहीं, हरियाणा की रीति रही अतिथि देव भव। हमारा भाईचारा दुनिया में बिल्कुल फेमस है, मिसाल है हरियाणा का आपस का भाईचारा, तो इसलिए हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भव्य स्वागत भी उन्होंने किया, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जिन मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, उन मुद्दों पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया तो वो सदन छोड़कर भाग गए। अब वो आरोप भी लगाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पे भाग जाते हैं, वोट चोरी के मुद्दे पर भाग जाते हैं। अब वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं, सिर्फ आरोप लगा के भाग जाने की राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो आरोप लगाते हैं तो आरोपों के जवाब को सुनने की क्षमता भी उनको रखनी चाहिए। सिर्फ आरोप लगा के और कोई बात झूठ बोल करके भ्रम फैला कर चले जाओ, राजनीति में किस प्रकार की राजनीति का संदेश है कांग्रेस पार्टी जानती है। अच्छा, कांग्रेस ने जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, हालांकि जाहिर सी बात है वो गिर ही जाना था अविश्वास प्रस्ताव, उस लिहाज से क्या आपको सही टाइमिंग लगी ये, या अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने को आप किस नजर से देखते हैं? क्या उन्हें लेकर आना चाहिए? वो तो कांग्रेस वालों को ही पूछना चाहिए किस लिए लेकर आए, उनको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। उनको सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए और एक अपनी रिलेवेंस कैसे रहे राजनीति में, उसके लिए बने रहने के लिए करते हैं वो लोग काम, और वो दिखाते भी रहते हैं समय समय पर जिनका कोई मुद्देहीन आरोप लगाना, तो उस पर वो एक्सपोज भी हो जाते हैं, पर लेकिन वो फिर उसके बाद सुनने को तैयार भी नहीं होते। एक तो वो जानते नहीं, फिर वो मानते नहीं, एक कहावत है हमारे यहाँ, तो उस पर वो काम करते हैं। अच्छा, जानते नहीं मानते नहीं। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, उसके बाद सदन में एक हंगामा भी हो गया और विपक्षी नेताओं के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठे, कुछ इसको लेकर बयान भी सामने आए। क्या आपको लगता है कि राजनीति का स्तर वक्त के साथ कुछ नीचे चला गया है? ये जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, क्योंकि वो लाखों जनता के जनप्रतिनिधि रहते हैं। जनप्रतिनिधि बनता है वो एक चुनकर आता है, तो एक प्रकार से अपनी विधानसभा या अपनी लोकसभा में एक प्रेरणा का केंद्र होता है, तो उसका व्यवहार कुशल होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हमें जनता जनार्दन देखती है, हम पर भरोसा रखती है, हमें भरोसे के साथ उन्होंने चुना है। हमारा आचरण भी अच्छा होना चाहिए, हमारा काम का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छा व्यवहार करें, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, संविधान का ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। सत्ता पक्ष को करेक्ट करने का काम विपक्ष का है, और ऐसे में कई बार वो सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठने भी चाहिए। अब विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जाता है कि हमने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था, हमारे जमाने में तो हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था, आज क्राइम में नंबर 1 हो गया है, युवाओं के सामने कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में आपका विजन क्या है प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, प्रदेश के रोजगार के लिहाज से? प्रदेश के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए खेलों से लेकर स्किल्ड तक की चिंता ये इसी भारतीय जनता पार्टी ने की है। स्किल्ड युवा हर क्षेत्र में किस प्रकार की, ये योजनाएं पहले भी आ सकती थी कि हरियाणा प्रदेश का युवा
स्किल्ड क्षेत्रों में पढ़ रहा है, स्किल सेंटर्स में पढ़ रहा है, आईटीआईज में पढ़ रहा है, 1 लाख से ज्यादा युवा आईटीआईज में है, उसको कैसे सीधा कंपनियों के साथ, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये उनको विजन बहुत जरूरी है प्रदेश उनके के लिहाज से। स्किल्ड के उनका कैसे स्किल्ड मैनेज डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए स्किल यूनिवर्सिटी खोलने का विजन क्यों नहीं कांग्रेस पे आया। बिल्कुल, स्किल्ड डायरेक्ट दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली अपनाकर, ड्यूअल सिस्टम अपनाकर क्यों नहीं कंपनियों के साथ सीधा आईटीआई को अटैच करने का काम, किस प्रकार के युवाओं की उनको जरूरत है उसके लिए क्यों नहीं आज तक किया। ये सरकार हरियाणा सरकार कर रही है, नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है और उससे युवाओं को फायदा हो रहा है। सिर्फ मुद्दा उनके लिए, बेरोजगार वो लोग हुए हैं, हरियाणा का युवा काम कर रहा है। तो हरियाणा का युवा काम कर रहा है और युवाओं के लिए एक बड़ा विजन सरकार लेकर चल रही है, आईटीआई खोले गए हैं, स्किल डेवलपमेंट किया गया है। ऐसे में सरकार के सामने आज डबल इंजन की सरकार है, तो जाहिर सी बात है जब ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, काम बहुत किया है, तो ये भी माना जाता है कि आने वाली परीक्षाएं आसान होंगी। अब ये जो निकाय चुनाव आ रहे हैं, इस परीक्षा को कैसे देखते हैं? जब भी चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को, कांग्रेस पार्टी नॉन सीरियस चुनाव लड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को सीरियस से जनता के लिए, जनता के मुद्दों के साथ लड़ती है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजयी होगी। जिस प्रकार का भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर, नायब सिंह सैनी जी पर था, वही भरोसा इस ट्रिपल इंजन में भी उनका कायम रहेगा और पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। और अच्छे के लिए, सकारात्मक राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो डबल इंजन सरकार का एक विजन है कि प्रदेश को विकसित बनाना है और आत्मनिर्भर भारत में हरियाणा का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम बात करते हैं 100 साल के इस विजन की कि 2047 होगा, पूरी तरह से विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, उसमें हरियाणा के युवाओं का योगदान आप किस तरह से देखेंगे? बिल्कुल 100% युवान होगा। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भारत की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और हमने जो संकल्प, एक ये सिर्फ नारे में नहीं है, ये धरातल पर नरेंद्र मोदी जी लेकर आ रहे हैं। हमने उसकी शुरुआत की है, चाहे स्किल से लेकर, चाहे खेलों से लेकर, कि 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी, हर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी से लेकर स्किल तक, स्किल से लेकर खेल तक, हर क्षेत्र में सबसे अव्वल रहेगा, आत्मनिर्भर होगा। इसी भारत में बनी हुई चीज़ों से वो मजबूत होगा। इसी स्वदेशी के माध्यम से भारत में बनी हुई चीज़ जिसमें भारत की सुगंध हो, उन्हीं के दम पर भारत हर फील्ड में अपना परचम लहराएगा। ये हमें पूरा भरोसा है। और आने वाले समय पर जिस प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भारत है, उस प्रकार से लग रहा है कि अब उस तरफ भारत आगे बढ़ चुका है और हरियाणा उसमें अपनी अग्रिम भूमिका में रहेगा, हमें पूरा भरोसा है। तो हरियाणा की भूमिका अग्रिम रहेगी, लेकिन हरियाणा की भूमिका अग्रिम आने वाले समय में रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हरियाणा के विकास के लिए कुछ और बड़े कदम उठाए जाएं। अब बजट आने वाला है, ऐसे में क्या उम्मीदें करें, खास कर हरियाणा के खिलाड़ी? ऐतिहासिक बजट होगा, अच्छा बजट होगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट भारत का पेश हुआ है, 33% से ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए बजट बढ़ाया गया है, इसी प्रकार से इसमें भी बढ़ेगा। और एमएसएमई, स्टार्टअप्स और स्किल्ड के लिए जिस प्रकार से भारत सरकार ने इस पे पहल करके हुए अच्छा बजट दिया है, उसमें भी इस बार भी हरियाणा के युवाओं के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये बजट युवाओं को केंद्रित बजट होगा, खिलाड़ियों को केंद्रित बजट होगा। अच्छे काम इस बजट में होंगे। पिछली बार बजट आया था तो जाहिर सी बात है पहले से बेहतर बजट उससे बताया गया था। इस बार का बजट होगा, उम्मीद करते हैं कि उससे भी बड़ा बजट होगा, जैसा कि अमूमन होता भी है। लेकिन क्या पिछली बार बजट में जो टारगेट लेकर चले थे या जो वादे किए थे पूरे हुए? मैं ऐसा मानता हूं कि जो वादे चुनाव में किए थे, आप उनको उठाकर देखेंगे तो हर क्षेत्र में, मैं नहीं कहता कि युवा और स्किल्ड, सब क्षेत्र में हमारे वादे, जो संकल्प पत्र है, उसको आज उठा के देखेंगे, 50 से ज़्यादा वादे इस नायब सिंह सैनी सरकार ने पूरे कर लिए हैं। अच्छा देखिए, खेल की अगर बात करें, हम खिलाड़ियों की बात करें तो प्रदेश में काफ़ी पोटेंशियल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। ऐसे में महिलाओं के लिए ये मेरा अंतिम सवाल रहेगा, महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले, लड़कियां और ज़्यादा खेल नर्सरियों तक पहुंचे और ये जो आधी आबादी है उसकी भागीदारी खेलों में ज़्यादा बढ़े, इसके लिए कोई कदम? हमारे खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं, 50,000 से ज़्यादा खिलाड़ी खेल नर्सरियों में हैं और हरियाणा की बेटियों ने तो दुनिया में परचम लहराया है।
मेडलों की खान कहे जाने वाला हरियाणा, उसमें कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, हर अभी क्रिकेट हो, उसमें हरियाणा की बेटियों ने अव्वल भूमिका निभाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी बहनों की है, हमारी महिलाओं की है, और वो हमें करके भी दिखा रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया है सर। Thank you। बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमारी हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत की शोभा बढ़ाई है और तमाम सवालों का बहुत ही बखूबी आपने जवाब दिया है। बहुत थैंक यू, शुक्रिया। धन्यवाद। बेहद शुक्रिया गौरव गौतम साहब आपका। गुजारिश है कि आप कुछ वक्त स्टेज पर बने रहें और विशाल सर से एक बार फिर मेरी गुजारिश है कि स्टेज पर आएं और हमारे मेहमान को मोमेंटो से सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव गौतम साहब आपका।